हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। आज का जो हमारा यूनिट 2 पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन, इसका लेक्चर 2 है। आज हम लोग लेक्चर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि लेक्चर 2 में किस तरह से इसके डिफरेंट एलिमेंट्स अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। इस लेक्चर 2 में हम लोगों को जानना है नाइट्रोजन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ से जुड़ा हुआ ये 5 तत्वों का नाइट्रोजन फैमिली, जिस नाइट्रोजन फैमिली का सबसे पहला तत्व जो है वो नाइट्रोजन है। सबसे पहला तत्व नाइट्रोजन है। आज हम लोगों को नाइट्रोजन के बारे में देखना है कि नाइट्रोजन क्या है, किस तरह से है और इससे कैसे क्या बनते हैं। फिर हम लोगों को देखना है नाइट्रोजन का लैब मेथड देखना है। नाइट्रोजन के बारे में डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को आज जानना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन का जो संकेत होगा वो N होगा। परमाणु संख्या 7 है और परमाणु भार इसका 14 है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि ये होगा 1s2, 2s2 और 2p3। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 हो जाएगा। और जैसे ही 5 होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्रुप है, इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा 5a या 15। क्यों होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं ये पी ब्लॉक का तत्व है और पी ब्लॉक के तत्व के कारण हम इसे उपवर्ग ए में रखते हैं और चूंकि लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए 5a हो जाएगा। और अगर इसे हम दूसरे रूप में लिखते हैं तो डी ब्लॉक के बाद पी आता है इसलिए हम उसमें 10 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5a/15, यानी 5a दीजिए या 15 के रूप में। अगर दूसरा हम देखते हैं इसका वैलेंस ऑर्बिट, तो वैलेंस ऑर्बिट में आप देख पा रहे हैं कि ये 1s2 और ये 2s2 2p3 है, यानी हमारे पास पहला और दूसरा दो ही ऑर्बिट है, इसलिए वैलेंस ऑर्बिट इसका 2 होगा। और जब वैलेंस ऑर्बिट 2 हो जाएगा तो वैलेंस ऑर्बिट ही पीरियड होता है, ऐसी स्थिति में इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और लास्ट में p है, लास्ट में क्या है? p है। ऐसी स्थिति में लास्ट ऑर्बिटल, ऐसी स्थिति में लास्ट ऑर्बिटल इसका p हो जाएगा। इसलिए अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है तो हम क्या कहेंगे? p ब्लॉक का तत्व है ना। नाइट्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है? p ब्लॉक का तत्व है। तो आवर्त सारणी की दृष्टि से हम लोग नाइट्रोजन को अगर सजाते हैं, आवर्त सारणी में देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि आवर्त सारणी में यह दूसरे आवर्त का p ब्लॉक का तत्व है जिसका वर्ग या ग्रुप 5a या 15। अब आइए हम लोग नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये नाइट्रोजन का संकेत यहाँ हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन का अगर हीलियम के आधार पर देखा जाए, अगर हीलियम के आधार पर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? He 2s2 2p3। और यह एक नॉन मेटल है। यह क्या है? एक नॉन मेटल है। यहाँ पर दिखाया गया इसके परमाणु संख्या को और इसके परमाणु भार को। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दिखाया गया है सेकंड ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन को हम लोग देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस नाइट्रोजन को अगर गैसियस फॉर्म में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट के रूप में दिखाया गया है। ये लैब में काम करने वाले लैब बॉय हैं और ये नाइट्रोजन गैस को, इस तरह से नाइट्रोजन गैस को प्रदर्शित होता हुआ दिखाया जा रहा है, जो डिफरेंट टाइप के बोतल में, कॉनिकल फ्लास्क में उसको स्टोर करने के लिए प्रदर्शित किया गया है ना। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं जरा सा इस नाइट्रोजन के बारे में नेक्स्ट, कि नाइट्रोजन जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट
और हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन प्रकृति में वायुमंडलीय गैसों में अगर हम गैस में देखते हैं तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। हम अगर गैस की चर्चा करते हैं, वायुमंडलीय गैस की चर्चा करते हैं, यानी वायु की चर्चा करते हैं, तो वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। इसके अलावा 21% जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, फिर अन्य गैसें होती। तो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन की उपस्थिति क्या है। तो देखिए, नाइट्रोजन हवा का एक प्रमुख अवयव। नाइट्रोजन क्या है? हवा का एक प्रमुख अवयव है। आयतन के अनुसार देखा जाए तो हवा में, वायु में यह 78% रहता है। संयुक्त अवस्था, ये तो मुक्त अवस्था में यहाँ होगा। संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा नाइट्रेट यानी पोटासियम नाइट्रेट एवं सोडियम नाइट्रेट, या इसी को चीली साल्टपीटर के रूप में भी जानते हैं, में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में भी उपस्थित होता है। नाइट्रोजन यानी हमारा जो प्रोटीन है, हम लोग जो मुख्य रूप से भोजन, एक संतुलित भोजन के बारे में सोचते हैं, तो संतुलित भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल से जुड़ा हुआ ये भोजन। तो उस भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट के बाद यदि सेकंड कंपोनेंट के रूप में देखते हैं तो वो हमारा प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से मिलकर बना होता है ना। इसके बाद देखिए, नाइट्रोजन जो है वो यूरिया भी बनाता है। याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यूरिया जो है वो हमारा प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक के रूप में है ना। तो ये हमारा जो यूरिया है, ये यूरिया के बारे में देखेंगे। इस यूरिया को सबसे पहले बनाकर वाटरफोर्स थ्योरी का खंडन भी किया गया था। ये यूरिया भी नाइट्रोजन से ही बना होता है। ये यूरिया भी क्या होता है? नाइट्रोजन से ही बना होता है। आइए जरा सा हम इन फिगर की सहायता से हम लोग जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ये आप अक्सर देखे होइएगा, ये एक देखिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ये जो यूरिया है, यूरिया का पैकेट आप देख रहे होइएगा, बोरा, और इसी बोरा में रखा हुआ जो यूरिया, जो क्रिस्टलाइन रूप में, कण रूप में, कणिका रूप में, ये आपको यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। यूरिया इस रूप में आप देखे होइएगा। निश्चित रूप से किसान अपने खेतों की उर्वरता को बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप गेहूं की खेती के समय में आप देखे होइएगा कि इस यूरिया का प्रयोग करके वो यूरिया की छटाई करते हैं। ये यूरिया वास्तव में नाइट्रोजनी पदार्थ है। ये यूरिया क्या है? वास्तव में नाइट्रोजनी पदार्थ है ना। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन में, हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन के बारे में। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दलहन परिवार के सदस्य को दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए मूंगफली को दिखाया गया है, यहाँ पनीर को दिखाया गया है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सब्जियों को, फलों को दिखाने की कोशिश की गई है। ये मांस के रूप में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अंडे को आप देख पा रहे हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के ये मछली जिसमें प्रोटीन की उपस्थिति बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रोटीन को दिखाया गया है इन विभिन्न प्रकार के भोजों के उपस्थिति में। भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उन भोज्य पदार्थ में किन किन भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और किन किन भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। खास करके दलहन परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप जानते भी हैं कि मूंग दाल या राहर या कोई भी दाल है, उस दाल में बहुत ज्यादा दलहन परिवार के जड़ों के गांठ में ही, दलहन परिवार के जड़ों के गांठ में ही, नोड में ही राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है, स्थिरीकरण करता है। तो ये जितने भी प्रोटीन हैं, ये सभी के सभी किसे बने हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए चिली साल्टपीटर को दिखाया गया है यहाँ पे पार्टिकल के रूप में। तो ये चिली साल्टपीटर है। यह भी चिली साल्टपीटर किसका बना हुआ होता है? नाइट्रोजन का बना होता है ना। ये चिली साल्टपीटर भी नाइट्रोजन के बने होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह भी नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब आइए नाइट्रोजन, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा, नाइट्रोजन के बारे में समझा। अब आइए नाइट्रोजन हम बना कैसे सकते हैं। ये तो प्रकृति के रूप में हम देख रहे थे कि प्रकृति में नाइट्रोजन जो है वो हमारे हवा का एक प्रमुख अंश है। हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा यह संयुक्त अवस्था में चिली साल्टपीटर में पाया जा रहा है, यूरिया में पाया जा रहा है, विभिन्न रूपों में पाया जा रहा है। इसके अलावा यह प्रोटीन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ के ही बने होते हैं और इसे हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से
प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके हम नाइट्रोजन की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। अब आइए नाइट्रोजन को हम बना कैसे सकते हैं, आर्टिफिशियली फॉर्म में देखा जाए तो नाइट्रोजन को हम कैसे बनाते हैं। तो नाइट्रोजन बनाने की जो विधि है, प्रयोगशाला विधि है नाइट्रोजन की, वो देखिए कहता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के मिश्रित विलयन को गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। आर्टिफिशियल फॉर्म में, कृत्रिम रूप में अगर नाइट्रोजन बनाने की बारी आती है तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट इन दोनों के मिश्रित विलयन को गर्म करके हम लोग क्या बना सकते हैं, नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये है अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिश्रित करके इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के लिए त्रिभुज का साइन दे रहे हैं। तो ये जो गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें क्या मिल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है और ये सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। अब इस अमोनियम नाइट्राइट को, ये जो NH4NO2 है, इसे पुनः जब हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन गैस। ये हमें मिल जाएगा N2 नाइट्रोजन गैस और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ट्वाइस H2O यानी जल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियली फॉर्म में हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। ये जो हमें नाइट्रोजन मिल रहा है इसे इन सिलेंडरों में भर कर रखा जाता है ना। इन सिलेंडरों में नाइट्रोजन को भर कर रखा जाता है। इस प्रकार के आप सिलेंडर देखे होंगे। आप जब भी कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप सिलेंडर में भरा हुआ ऑक्सीजन गैस का जरूर सिलेंडर देखे होइएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को भी इस तरह के सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। अभी जो हम देख रहे थे नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, उस प्रयोगशाला विधि को जरा सा हम लोग इस तरह से भी जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे आजकल जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछने की शैली आ गई है, उसमें अब प्रयोगशाला विधि को विस्तार से लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसके पिक्चर को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब डायरेक्टली उससे उसके फार्मूला पूछा जाता है, उसके केमिकल रिएक्शंस पूछे जाते हैं। जब भी यह पूछा जाता है नाइट्रोजन बनाने की या किसी अन्य तत्वों के, अन्य यौगिकों के, अन्य अणुओं के बनाने की विधि पूछी जाती है तो कल्पना किया जाता है कि वो रासायनिक समीकरण दे दे, रासायनिक रूप से जो उसके रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो प्रदर्शित करे। हम इसके फिगर्स को भी देखकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये गोल पेंदी वाला ये फ्लास्क है, स्फेरिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं। और ये इस स्फेरिकल फ्लास्क, यहाँ पे एक स्टैंडर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बर्नर है। इस बर्नर की सहायता से ज्वाला, और इसको त्रिपाद बैठकी पर रखा गया है। यहाँ जो रखा गया है वो त्रिपाद बैठकी पर, ताकि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके नीचे की जो पेंदी है वो सही से रह पाए, हिले डोले नहीं। और यहाँ पर हम इसको स्टैंड की सहायता से कस करके इसको बांध रहे हैं ताकि हिले नहीं। यहाँ कॉर्क की सहायता से इसके अंदर हम इस पाइप को डाल दिए ताकि गैस बाहर नहीं निकले। इसमें सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड दोनों के मिश्रण को यहाँ पर डाल दिए और ये इसमें डालने के बाद अब हम इसे गर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गर्म करना शुरू करते हैं तो ये गैस बनेगा। नाइट्रोजन गैस यहाँ पर आकर, यहाँ देखिए बुलबुला के रूप में ये ऊपर उठता जाएगा। चूंकि ये गैस जार है, यहाँ पे ये वाटर पहले से रखा गया है, जल को पहले से रखा गया है ताकि यहाँ जल को पहले से रखा गया ताकि ये यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक हो, और ठंड होने के बाद ये यहाँ पे बुलबुले के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता चला जाए। नाइट्रोजन, जैसे जैसे नाइट्रोजन इसमें भरता चला जाएगा, वाटर का लेवल इसमें धीरे धीरे घटता चला जाएगा और फिर पुनः इसको हटाकर फिर दूसरा पात्र इसमें लगाकर हम उसे गैस को भरते चले जाएंगे और इन सिलेंडरों में इसको पैक करते चले जाएंगे। इस तरह से नाइट्रोजन गैस प्रयोगशाला में बना लिया जाता है आसानी से, है ना। अब आइए, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जो अभी अभी आपने इसको प्राप्त किया, इसके गुणों को थोड़ा सा देखते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करते हैं कि इसके मुख्य प्रॉपर्टीज क्या हैं। ये जो गुण लिखा हुआ है, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम सभी जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट मींस उसकी अवस्था क्या होती है, उसका रंग कैसा होता है, गंध कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, इन सब के बारे में जानना है। तो इसका सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नाइट्रोजन जो है वो रंगहीन है एवं गंधहीन गैस। नाइट्रोजन
रंगहीन है और गंधहीन है, अर्थात इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती है, न इसकी कोई अपनी रंग होती है ना। दूसरा है यह जल में प्रायः अविलय होता है, यह जल में प्रायः अविलय होता है, अर्थात यह जल में घुलता नहीं है, यह जल में घुलता नहीं है, यह जल में अविलय होता है। इसका अणु N2 उदासीन, N2 जो यहाँ लिखा गया है, आप जानते होगा कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हैलोजन्स हैं। तो ये इसके जो अणु है N2, ये उदासीन तथा अध्रुवीय सहसंयोजक होता है। हम सभी जानते हैं सहसंयोजक बंधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अध्रुवीय रूप में होता है। और जब ये N2 होगा तो निश्चित रूप से हम N2 को जब व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। यह गैस विषैली नहीं है, ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस विषैली नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह न तो जलती है और न ज्वलन का पोषण करती है। इसमें ऑक्सीजन की तरह प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने का पोषण करती है, नहीं, बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु नहीं जल पाएगा। यहाँ ठीक उसके विपरीत यह नाइट्रोजन न तो जलती है और न ज्वलन का पोषण करती है, अर्थात न जलने में सहायता करती है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगला हम लोग को देखना है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय तत्व रूप में है, एक अक्रिय गैस के रूप में है ना। नाइट्रोजन आप देखेंगे कि हमारे अर्थ क्रस्ट से जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं या हमारे वायुमंडल में जो पाए जाते हैं बहुत सारे पदार्थ, उनमें देखा जाता है तो नाइट्रोजन अक्रिय रूप में है, अर्थात यह विभिन्न तत्वों से संयोजन की क्रिया कम करती है, बहुत कम करती है। क्या है, क्यों है ऐसा होता है, इसके कारण क्या है, यहाँ वही देखने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय यानी इनर्ट होती है। क्यों होती है इनर्ट, आखिर इसके कारण क्या है, तो देखिए सबसे पहला कारण है इसके कि नाइट्रोजन N2 अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु परस्पर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा कारण है बंधन की लंबाई बहुत कम, लगभग 110 पिकोमीटर होती है, तथा बंधन की जो विघटन होती है, वो बंधन की विघटन उष्मा का जो मान होता है वो 946 किलो जूल पर मोल होता है। सबसे पहला कारण क्या है कि ये जो नाइट्रोजन अणु है, इस नाइट्रोजन अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु परस्पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और दूसरा है कि बंधन की जो लंबाई है बहुत कम 110 पिकोमीटर होती है, तथा बंधन की जो विघटन उष्मा है उसको जब हम लोग तोड़ते हैं, N2 को जब हम लोग तोड़ते हैं N के रूप में, विघटन उष्मा जो है वो है 946 किलो जूल पर मोल, 946 किलो जूल पर मोल होता है। इन्हीं कारणों से नाइट्रोजन की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, कम होती है। नाइट्रोजन की जो क्रियाशीलता है वो क्या है, कम होती है। अब आइए नाइट्रोजन की मुख्य अभिक्रियाओं को देखते हैं। कम होती है ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट ही नहीं होती है, इसे हम लोग अक्रिय तत्वों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसकी क्रियाशीलता कम होती है। अब कुछ जो होती है उसको हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन की मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इसके मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ देखेंगे धातुओं से ये क्या अभिक्रिया करती है, यह विभिन्न प्रकार के धातुओं से क्या अभिक्रिया करती है। तो देखिए कुछ धातुओं के साथ ये सीधे संयोग करके आयनिक नाइट्राइड का निर्माण कर लेती है, जैसे ये लिथियम है। अब इस लिथियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्शन किया तो ये लिथियम नाइट्राइड का निर्माण कर देता है। लाल तप्त अवस्था में, यहाँ देखिए लाल तप्त अवस्था में यानी उसको गर्म करेंगे और जब वो लाल हो जाएगा तो लाल तप्त अवस्था में कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम तथा बेरियम नाइट्रोजन से विक्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण कर देती है। कौन कौन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सभी क्या करती है,
नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण कर देती है। इसको रिएक्शन के रूप में देखिए, यहाँ पर 3Ca है, N2 के साथ रिएक्शन किया तो Ca3N2 का निर्माण कर देता है, यानी कैल्शियम नाइट्राइड का निर्माण कर देता है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, N2 के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण कर देता है। यहाँ जो 3 लाया गया है वो रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए लाया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वो नाइट्राइड का निर्माण कर रहा है ना। तो धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो धातु के नाइट्राइड का निर्माण कर देता है। अब आइए देखते हैं अधातु के साथ क्या होगा। अधातु के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा। ये खुद एक अधातु है, नाइट्रोजन क्या है, एक खुद अधातु है। अब नाइट्रोजन खुद एक अधातु, वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या करता है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के गैसीय मिश्रण में विद्युत आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करने पर, विद्युत करंट देने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है ना। क्या बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। यह अभिक्रिया उभयगामी होती है, रिवर्सेबल होती है। अर्थात यह जो N2 है O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड अर्थात ट्वाइस NO का निर्माण कर लेगा। और ये बनने के बाद पुनः जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कंप्लीट होते ही पुनः इसके भी बनने का कहानी शुरू हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि N2 प्लस O2 रिवर्सेबल, इसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, रिवर्सेबल ट्वाइस NO, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही N2O2 कंप्लीट ट्वाइस NO में कन्वर्ट हो जाएगा, पुनः NO इस रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। इसे हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा ये हाइड्रोजन से क्या करेगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन जब करता है तो देखिए कहता है 673 to 823 केल्विन ताप पर, यानी 673 से 823 केल्विन ताप और 1000 एटमॉस्फेरिक दाब पर लोह चूर्ण यानी लोहा का जो डस्ट है, लोह चूर्ण एवं थोड़ा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है। देखिए ये नाइट्रोजन है और इसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या कर देगा, अमोनिया का निर्माण कर देता है। ये क्या कर देता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है। यहाँ अमोनिया का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पर इसके जो इंथैल्पी परिवर्तन है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर -46.1 किलो जूल पर मोल, है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ जो यह अभिक्रिया करती है वो कुछ फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर करती है। इसके लिए जरूरी है कि 673 से 823 केल्विन का ताप हो, 1000 एटमॉस्फेरिक दाब हो और कैटलिस्ट के रूप में लोह चूर्ण एवं थोड़ा मॉलिब्डेनम ये उपस्थित होगा तो ये किसका निर्माण कर देगा, अमोनिया का निर्माण कर देगा, है ना। किसका निर्माण कर देता है, ये अमोनिया का निर्माण कर देता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। पहला देखे धातु से, दूसरा देखे हम लोग अधातु से, अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड से। तो यहाँ पे इसका जो हम लोग देख रहे थे कैल्शियम कार्बाइड से, तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन गैस में उच्च ताप पर गर्म करने से कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 बनता है, जो अति तप्त जलवाष्प से अभिक्रिया कर अमोनिया मुक्त करता है। यहाँ पर देखिए अमोनिया बनाने की एक दूसरी भी तरीका आ गया कि ये जो हमारा कैल्शियम साइनाइड है ये N2 से रिएक्शन करके यहाँ पर कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन बना लेगा, है ना, ये कैल्शियम कार्बाइड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CaCN2 यहाँ पे जल के साथ पुनः रिएक्शन करके CaCO3 का निर्माण कर लेगा और यहाँ पे अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारा अमोनिया नाइट्रोजन से आसानी से प्राप्त हो रहा है कैल्शियम कार्बाइड के साथ करने पर। यहाँ ध्यान रखेंगे कैल्शियम साइनामाइड का उपयोग नाइट्रोलिन यानी CaCN2 प्लस कोक के रूप में उर्वरक बनाने में किया जाता है। ये जो हमारा CaCN2 प्लस कोक दोनों का मिश्रण है ये नाइट्रोलियम कहलाता है।
क्या कहलाता है? ये नाइट्रोलियम कहलाता है। और ये नाइट्रोलियम वास्तव में एक प्रकार का उर्वरक है। यह एक प्रकार का क्या है? उर्वरक है। और हम इन उर्वरक का उपयोग अपने खेतों की उर्वरता को बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। आइए अब हम लोग देखें, ये हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त होने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन की संरचना के बारे में कि नाइट्रोजन का संरचना कैसा होता है। तो हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कैसे हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड से, ये जो है ये किस तरह से हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है 7, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 है। तो यहाँ पर जब 1s2 2s2 2p3 है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2s में हम सभी जानते हैं कि बॉक्स एनालिसिस करने पर हम पाते हैं कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर 2s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और उसके बाद यहाँ 2px 2py और 2pz है। चूंकि यहाँ पर s में हम सभी जानते हैं कि एक ही बॉक्स होगा, लेकिन p में जो है हमारे पास कितना होगा? 3 होगा, है ना। चूंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि 3 बॉक्स हो जाता है ना। तो चूंकि हमारे पास यहाँ हमारे आउटरमोस्ट ऑर्बिट हमारा जो 2 है, इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारा 2s में है और यहाँ जो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल दिखाया गया, दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक यही व्यवस्था हम दूसरे n का देखेंगे। ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पहले n का है ना। और इधर जो दिखाया जा रहा है ये क्या है? दूसरे n का है। अब यहाँ पर जब दोनों रिएक्शन करता है तो हम जानते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब 2px और 2 यहाँ पर हमारा जो 2px है वो अगर 2pz के साथ संयोग करता है, नहीं कॉम्बिनेशन करता है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये 2py से करता है तो पाई बॉन्ड का हो जाएगा। 2pz 2px के साथ करता है तो पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। यही कारण है कि हम देख पाते हैं, यही कारण है कि हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो दिखाया गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला सिग्मा और बीच वाला पाई बॉन्ड, है ना। नाइट्रोजन का जब हम लोग देखेंगे तो ऊपर वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई और बीच में एक सिग्मा है। अर्थात नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड। किस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाता है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि ये डबल शेप होता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये एक दूसरे से मिलकर इसके कॉपुलेशन एरिया को यहाँ पर मैक्सिमम कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का जो कॉपुलेशन एरिया होगा वो ज्यादा होगा बनिस्बत पाई बॉन्ड के, नहीं। तो यहाँ चूंकि पाई बॉन्ड में क्या होता है कि लेटरल टू लेटरल ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो हेड टू हेड हो रहा है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो लेटरल टू लेटरल हो रहा है। यहाँ लेटरल टू लेटरल हो रहा है, जिसके कारण इसकी ओवरलैपिंग एरिया कम होती है। और यही कारण है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड की तुलना में अधिक मजबूत होता है ना। तो यहाँ पर इनसे स्पष्ट हो पा रहा है कि नाइट्रोजन में, यानी यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो नाइट्रोजन है हमारा और ये नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें यहाँ पर ये पाई बॉन्ड होगा, नीचे भी पाई बॉन्ड होगा और एक बीच में क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। एक क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अर्थात 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। हम लोग इसके में देखेंगे अब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो चलिए ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे हम लोग देखेंगे, जरा सा इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 है ना। तो स्पष्ट है कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। अर्थात यह किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर इसका स्टक कंप्लीट हो पाएगा।
ऐसी स्थिति में यह अपना ऑक्सीडेशन नंबर, यह अपना ON नंबर -3 2 + 5 प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो इन कारणों से, यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्ष में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाता है। इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -3 2 + 5 की ओर वैरी करेगा, अर्थात -3 -2, यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए हम जरा सा इन एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का कुल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना। कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का कुल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -3 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है +1, तो 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा +3। तो ये जो +3 हो रहा है तो स्वाभाविक है इस +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -3 की उपस्थिति होगी, अर्थात नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3 है। यहाँ पर देखिए N2H4 है, तो यहाँ एक नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -2 होगा, है ना। क्या होगा, -2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं कि एक नाइट्रोजन का X है, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 2X + 4 = 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2X = -4, इसीलिए X = -4/2, ये क्या हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पर NH3 के केस में -3 हो रहा है, N2H4 के केस में -2 हो रहा है। यहाँ देखिए NH2OH के केस में -1 हो जाएगा। NH2OH के केस में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए ये +1, ये +2 और ये है -2। तो +2 -2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ +1 है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या होगा, -1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब ये नाइट्रोजन N2 के रूप में दिखाया गया, अणु के रूप में दिखाया गया, और हम सभी जानते हैं मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए N2O, इस N2O की स्थिति में, यहाँ जो आप देख रहे हैं N2O, इस N2O की स्थिति में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये -2 है, ये क्या हो जाएगा, -2, तो 2 का +2, तो 1 का +1 हो जाएगा, है ना। अब उसी तरह से यहाँ देखिए NO के केस में नाइट्रोजन का हो जाएगा +2, N2O3 के केस में हो जाएगा +3, N2O4 के केस में हो जाएगा +4, N2O5 के केस में हो जाएगा +5। अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ दर्शाए गए हैं। अगर आप इसे नहीं तो इसे निकाल के देखेंगे, इसे नहीं तो इसे निकाल के देखेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वह -3 से +5 की ओर, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह -3 से +5 की ओर वैरी करता है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में -3 से +5 तक के बीच में होता है। और होता क्यों है, चूंकि इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यह 3 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा कर रहा है, इसीलिए -3 से +5 की ओर इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित होता है। अब आइए हम लोग देखें नाइट्रोजन के उपयोग। नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, तो हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सहायता से बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। सबसे पहला देखिए, नाइट्रोजन का सबसे पहला उपयोग, प्रमुख उपयोग व्यापारिक रूप में अमोनिया के उत्पादन करने में होता है। अमोनिया का जो उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग किया जा रहा है ना। और जो अमोनियम सल्फेट नामक खाद बनाने में प्रयुक्त हो रहा है ना, ये अमोनियम सल्फेट नामक खाद भी बनाता है।
यह नाइट्रिक अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजन के यौगिकों के उत्पादन में भी भाग लेता है। यह नाइट्रिक अम्ल का भी निर्माण कर रहा है और नाइट्रोजन जनित कोई भी दूसरा यौगिक बनेगा तो उसमें नाइट्रोजन की प्रधानता होगी। स्वाभाविक है, चूंकि नाइट्रोजन जनित हम बोल रहे हैं, नाइट्रोजन रिलेटेड बोल रहे हैं, तो वहां पे जो भी होंगे वो नाइट्रोजन की प्रधानता, अर्थात नाइट्रोजन का ढेर सारा उपयोग। सबसे पहला हम लोग उपयोग कह सकते हैं अमोनिया के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में नहीं, और नाइट्रोजन जनित जितने भी होंगे उन सबों के निर्माण में होता है। इसके अलावा देखिए, इसकी थोड़ी मात्रा का उपयोग धातु कर्म एवं रासायनिक कार्यों में भी होता है। यह बिजली के बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाली तापमापी में भी इसका उपयोग होता है ना। ये जो नाइट्रोजन है ये बिजली के बल्बों में, है ना, बिजली के बल्बों में और उच्च ताप मापने वाली तापमापी में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावे ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का उपयोग CN2H4CO अर्थात यूरिया के निर्माण में, तो N2 जो है, नाइट्रोजन जो है वो यूरिया का निर्माण करता है। तो इस तरह से आज आपने प्रमुखतः देखा, आज आपने डिटेल्स में जाना कि नाइट्रोजन गैस का आवर्त में क्या अपना रूप है, नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रकृति में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, नाइट्रोजन को हम आर्टिफिशियली कैसे बना सकते हैं, और नाइट्रोजन के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, नाइट्रोजन का उपयोग क्या है। इन सारे तथ्यों को आज हम लोगों ने जानने की कोशिश की और हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन क्या है, किस तरह से उपस्थित होता है, किस तरह से ये पाया जाता है और इसके कितने महत्वपूर्ण गुण, जिसके आधार पर इसके कई सारे उपयोग हैं। आशा करते हैं आप लोग नाइट्रोजन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को बारीकी से समझे होइएगा और इसके विभिन्न आयामों को आसानी से आप समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। इससे आगे इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के आप प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आप इन सारे क्वेश्चन को बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा, किस तरह से सॉल्व हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।